नमस्कार। फोर्सेस सुप्रीम लॉ पार्टनर्स की इस अदालत में एक बार पुनः एक महत्वपूर्ण विषय लेकर आपसे जुड़ा सीधी तौर पर आपसे जुड़े विषय लेकर मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे मुखातिब हूँ, पेश हूँ। तो आज का मुकदमा एक बड़े ही दिलचस्प विषय पे है। जी हाँ जनाब, सोना। वही सोना, धातु, सोने वाला सोना नहीं, पीला चमचमाता हुआ, भला किसे नहीं अच्छा लगता। कभी लोग कविताएं लिख गए हैं, राजाओं की कहानियां हैं कि कैसे एक राजा सोने के लिए पागल हो गया, उसने भगवान से वरदान मांग लिया कि वो जिस चीज़ को छुएगा वही सोना हो जाएगा, और फिर उसकी रोटी भी सोने में तब्दील हो गई, उसका पानी भी सोने में तब्दील हो गया और उसके बच्चे भी सोने में तब्दील हो गए, क्योंकि वो जिस जिसको छूता गया वह सोना बनता गया। खैर, राजा रानी के कहानी की बात है, उसके चैप्टर की बात है। बाकी कवि लोग भी कह गए, कनक कनक तई माँ दिखता अधिकाए, एक खाए जग बौड़ाए, एक पाए जग बौड़ाए। मतलब सोना, कनक और वो धतूरा, उसको भी कनक कहते हैं संस्कृत में। तो धतूरा के तो खाने से इंसान पागल होता है, बट सोना के पा जाने से ही इंसान पागल हो जाता है। लेकिन हम हिंदुस्तानियों की सोने की चमक से पीछा छुड़ा पाना सफल नहीं होता है। आज भी जो सोने के प्रति हमारी कमजोरी है, हमारी जो ललक है, हमारा जो आकर्षण है, वो पूरे विश्व में मशहूर है। अब है ही ऐसी चीज़, मुसीबत के वक्त जितनी आसानी से आदमी इसको बेचकर, इसको एक्सचेंज करके, इसको गिरवे रख करके अपना पिंड छुड़ा सकता है। अगर हम एज एसेट्स भी देखते हैं तो इसके दाम में जो बढ़ोतरी होती है वह भी बिल्कुल हमारे लिए खुशी का विषय होता है। और सम्मान की बात होती है, शादी ब्याह है, फंक्शंस है, वहाँ महिलाओं का जो आकर्षण है ज्वेलरी के प्रति, तो वो ब्यूटी का भी काम करता है और ज़रूरत पड़ने पे परिवार के काम भी आता है। इसलिए हमारा सोने के प्रति जो आग्रह है, जो आकर्षण है, वो तो जग जाहिर है। ऐसा माना जाता है एक स्टडी के अनुसार 2 साल पहले कि विश्व का जितना सोना है उसका 11% सोना अकेले आज भी भारत में मौजूद है। तो शायद किसी ज़माने में हमें ऐसे ही सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता होगा। आज हम सोने की शायद बड़ी चिड़िया ना रहे हों, लेकिन छोटी चिड़िया तो होने का दावा हम कर ही सकते हैं। पूरे विश्व एक तरफ और भारत एक तरफ, और पूरे विश्व में जितना सोना है उसका 11% अकेले भारत की जनता के पास है। और यह खास बात है कि यह सिर्फ अमीरों के पॉकेट तक सीमित नहीं है, इसमें मध्यवर्गीय परिवार भी शामिल है, गरीब भी शामिल है। सबके पास थोड़ी थोड़ी मात्रा में किसी न किसी रूप में सोना मौजूद है। भारत सरकार के एक स्टडी के अनुसार शायद इस वक्त जो आरबीआई की परिधि से बाहर है, जो निजी होल्डिंग में है, जो हम आम आदमी की अपनी संपत्ति है, उस सोने का जो वजन है वह 70,000 से लेकर के 90,000 टन होने का अनुमान है। आरबीआई का सोना अलग है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। निजी हाथों में जो सोना संरक्षित है, सुरक्षित है, संग्रहित है, वह सोना 70,000 से लेकर के 90,000 टन तक होने का भारत सरकार का अपना दावा है, अपनी स्टडी है। अब आप कहेंगे इसका कानून से क्या लेना देना, इसका इस एपिसोड में क्या लेना देना है ना जनाब। आज का जो सवाल है कि आखिर एक भारतीय कानूनी तौर पर कितना सोना रख सकता है, कितना सोना संग्रहित कर सकता है। जो दूसरा सवाल है कि अगर भारतीय सोना रखता है तो उस पर आयकर कानून की कौन सी धारा लागू होती है, आयकर कानून के तहत वो कितना सोना रख सकता है। और जो तीसरा सवाल है कि अगर आईटी डिपार्टमेंट को ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति विशेष आयकर कानून का उल्लंघन कर रहा है और उस आधार में आईटी डिपार्टमेंट उस व्यक्ति के प्रीमाइसेस पे, घर पे, ऑफिस पे छापा डालता है और वहाँ उसको सोना मिलता है, तो क्या उसके जब्ती का अधिकार आयकर अधिकारियों को है या नहीं। आज हम इन्हीं 3 सवालों पर बात करेंगे। चलते चलते एक चौथा सवाल भी मैं थ्रो कर देता हूँ कि चलिए आपने सोना खरीद तो लिया, विभिन्न फॉर्म में आप सोना खरीद सकते हैं। बार है, ज्वेलरी है, क्वाइन है, सॉवरेन बॉन्ड है, म्यूचुअल फंड है, गोल्ड बॉन्ड है, तरह तरह के विकल्प
बाज़ार में मौजूद हैं सोना खरीदने के, संग्रहित करने के, लेकिन आम भारतीयों की आज भी जो आकर्षण है, जो उसकी कमजोरी है, जो उसके दिल के करीब है, वो सोना वो फिजिकल फॉर्म में ही रखना चाहता है। तो खैर, जिस किसी भी फॉर्म में सोना है वह कानून के अनुसार जो प्रावधान है उसके तहत है। तो कल अगर आप उस सोने को बेचते हैं या उसका ट्रेडिंग करते हैं या उसको नकदी में कन्वर्ट करते हैं तो आप पर इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार से कितना टैक्स लगेगा। यह चौथे सवाल का जवाब भी अगर समय मिला तो मैं इस एपिसोड में देने का प्रयास करूं। लेकिन तब तक एक निवेदन, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करना समय से न भूलें। मैं ऐसे ही विषय लेकर बारंबार फोर्स सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस कानूनी चैनल में आता हूं और आता रहूंगा। आपका प्यार मिलता रहना चाहिए। तो आइए, जो सवाल है पहला कि एक आदमी कानूनी तौर पर अपने घर में कितना सोना रख सकता है। देखिए, अगर मैं इसका सीधे तौर पर जवाब दूं तो मैं कहूँगा कोई लिमिट नहीं। आप बेफिक्र होकर जितना मर्जी हो उतने सोना का संग्रहण कर सकते हैं। इसमें कोई अपराध नहीं बनता और कोई भी व्यक्ति आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है। लेकिन इसके साथ एक राइडर है, एक शर्त है, वह मैं बता दूं। अगर कार्रवाई होती है किसी कारणवश, किसी सूचना के आधार पर, तो आपने यह सोना वैध तरीके से प्राप्त किया है, आपकी आमदनी के अनुरूप है यह, और यह सोने कहाँ से खरीदी गए उसके कागजी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, तब तो अनलिमिटेड मात्रा तक आप सोना रख सकते हैं अपने घर में, अपने ऑफिस में, कहीं भी आप रखना चाहें आपके साथ। लेकिन अगर यह प्रमाण आप उपलब्ध नहीं करा पाते हैं तो जांच के दायरे में आप आते हैं। अब मसलन जो इसी से दूसरा सवाल निकलता है कि बिना कागज के, बिना प्रूफ के, बिना किसी सवाल के पूछे अमूमन तौर पर, एक्सेप्शनल तौर पर एक व्यक्ति कितना सोना रख सकता है, जिसके बारे में कोई भी कानूनी व्यक्ति, कोई भी कानून उससे सवाल नहीं कर सकता। तो आइए इसका जवाब मैं देता हूं कि वैसे तो गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1968 जब पहली बार आया तो उसने सोने के मात्रा को नियंत्रित करने की बात हिंदुस्तान में की, लेकिन 1990 में यह एक्ट एबॉलिश कर दिया गया। अतः जो मैंने पहली बात कही कि जब यह एक्ट है नहीं तो सोने के संग्रहण पर किसी क्वांटिटी का, किसी विशेष संख्या का या विशेष वजन का कोई परिधि या कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन आपने प्राप्त कैसे किया, खरीदा कहाँ से, उसके डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, यह आपको सरकार के द्वारा जब पूछा जाएगा तो बताने की स्थिति में आप होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो वह आम नागरिकों को वह आम अधिकार बिना किसी कागज पत्तर के, बही खाते के कितना सोना रखने का अधिकार है, यह सवाल आप जानना चाहेंगे। तो जनाब, इस मामले में जो विवाहित महिला है वह 500 ग्राम तक सोना किसी भी फॉर्म में अपने घर में रख सकती है, किसी भी वक्त रख सकती है। किसी भी घर में प्रति महिला विवाहित 500 ग्राम, मतलब अगर आपके घर में 4 महिलाएं हैं, विवाहित हैं, तो आप 2 किलो सोना रख सकते हैं। उसके कागज देने, उसके बही खाते, उसके प्रमाण देने के लिए आपको बाध्य नहीं किया जा सकता। अगर वो महिला अविवाहित है तो 250 ग्राम तक सोना वो अपने घर में रख सकती है, अपने पास रख सकती है, वो उसका संग्रहण कर सकती है बिना किसी पेपर के। और अगर कोई पुरुष है तो उसमें विवाहित और अविवाहित का कोई प्रावधान नहीं है। पुरुष 100 ग्राम तक सोना बिना किसी कागज पत्तर के अपने घर में रख सकता है। इस मात्रा के बाद अगर सोना संग्रहित है तो आपको यह प्रमाणित करना पड़ेगा, आपको यह बताना पड़ेगा कि आपने यह सोना कहाँ से लाया, कैसे लाया, आपकी आय का स्रोत क्या था और इसका रसीद या इसका जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट है वो कहाँ पे है। अब इसके बाद की जो मात्रा है वह टैक्स डिपार्टमेंट की परिधि में आ जाती है और वह आपसे इसके कागज की, इसके हिसाब किताब की मांग कर सकती है। तो वो क्या हिसाब किताब है, वो कैसे प्रमाणित होगा, हम उसकी बात करते हैं। लेकिन अभी हम मान लेते हैं कि सोना कानूनी दायरे में है, हमने उसकी सोर्स को प्रमाणित कर दिया है
और हमारे पास उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंट है, तो इस स्थिति में हम पे कौन से टैक्स के कानून लागू होंगे। तो देखिए कि अगर 3 साल तक सोना किसी भी फॉर्म में है और उसके बाद हमने उसकी ट्रेडिंग की है, उसको बेचा है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से 20% की दर पर हमें टैक्स देना होगा। लेकिन अगर यह सोना अपने पूरे मैच्योरिटी पीरियड तक म्यूचुअल फंड में रहा है और उसके बाद हमने उसको रिडीम किया है, हमने उसकी राशि प्राप्त की है, तो यह टैक्स फ्री होगा। और उसी तरह से अगर सोना अपने ETF फॉर्म में है, फिजिकल फॉर्म में है, गोल्ड म्यूचुअल फंड में है और वह परिधि से पहले रिडीम होता है, तो उस पर भी 10% के हिसाब से हमें टैक्स देना पड़ेगा। ये सोने किसी भी डीमेट फॉर्म में होते हैं और गोल्ड बॉन्ड के जरिए ट्रेड होते हैं, और मैच्योरिटी के बाद अगर हम इस सोने को रिडीम करते हैं तो इसमें जो टैक्स है वो 20% हो जाता है। अब जो तीसरा सवाल था कि अगर खुदा न खास्ते इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ऐसा लगता है कि आपकी आय का स्रोत गलत है, आपने टैक्स की चोरी की है और आपके यहाँ इनकम टैक्स की रेड होती है, तो सबसे पहले जो 500 ग्राम, 250 ग्राम और 100 ग्राम की जो मात्रा है, वहाँ तक की ज्वेलरी या सोना किसी भी फॉर्म में पाया जाता है, तो इनकम टैक्स को कोई अधिकार नहीं है कि उसको वह जब्त कर ले, उसको कॉन्फिस्केट करे। इससे ऊपर की भी मात्रा अगर आपके यहाँ पाई जाती है और अपने आप आय के स्रोत और उसको किस तरह से प्राप्त किया है और उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उपलब्ध करा देते हैं, तो भी इनकम टैक्स अगर जब्ती की कार्रवाई करता है, कॉन्फिस्केशन की कार्रवाई करता है, तो यह गलत है। उसको कोई अधिकार नहीं है कि वह मौके पर सोने को जब्त करे। और लेकिन अमूमन ऐसा देखा गया है कि इनकम टैक्स के अधिकारी ऐसा नहीं करते हैं। मौके पर उनको जो भी सोने की वस्तु मिलती है, चाहे वो इस्तेमाल में हो, चाहे वो इस्तेमाल में ना हो, चाहे वो तय सीमा के तहत है या नहीं है, उसको वो जब्त कर लेते हैं। और जो आयकर दाता है उसके लिए वो परेशानी का सबब बनता है, उसको अपील में जाना पड़ता है, उसको हाई कोर्ट जाना पड़ता है और उसको वहाँ से छुड़ाना पड़ता है। तो इन्हीं सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए एक बड़ा ही लैंडमार्क जजमेंट है, जो पूरी तरह से इनकम टैक्स अधिकारी को क्या अधिकार प्राप्त है, आपको क्या अधिकार प्राप्त है, इसकी बातें बड़ी विस्तार से करता है। अगर आपकी इच्छा होगी तो कभी मैं सिर्फ इस एक्ट को लेकर, इस केस को लेकर आपके पास आऊँगा और इसका एक एपिसोड बनाऊंगा। उस केस का नाम है ललिता ज्वेलरी मार्ट प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। बड़े विस्तार से आपके अधिकार के, इनकम टैक्स के अधिकार की, इनकम टैक्स लॉ की, जब्ती की, कॉन्स्पिकेशन की बात करता है। तो आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही एपिसोड के साथ, एक और विषय लेकर। तब तक के लिए एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।